दोस्तों नमस्कार। आज हम 71 बीपीएससी मेंस के लिए प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। उसके सारे डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों से पहले यदि 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना है तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 149 पीडीएफ और वीडियो होगा, इसी को बार बार पढ़ना है, फाइनल हो जाएगा। तो आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रियम्बल पे प्रियम्बल जो है का पल भूमिका लिखना है आपको, तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का आत्मा है, उसका सार तत्व है। बेरोबारीवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के कुंजी बताया है और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य को, और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। उसके बाद पुनः क्या हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं अभी तक: समाजवाद, निरपेक्षता और अखंडता शब्द। यानी कुल मिलाकर प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ही बार संशोधन किया गया है। अब हम प्रस्तावना को देखेंगे विशेषता। अब प्रस्तावना की विशेषता या लक्षण क्या है यह देखिएगा। प्रस्तावना में हम भारत के लोग पहले है, शुरुआती प्रस्तावना का हम भारत के लोग से है। यहाँ हम भारत के लोग का है। संविधान की शक्ति का स्रोत जो है, या संविधान का स्रोत जो है कौन है? जनता है। यानी भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। हम भारत के लोगों का 3 अर्थ है। पहला, भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। दूसरा है, शासन करने की अंतिम शक्ति जनता में निहित की गई है। और तीसरा, संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया है वो जनता की ओर से बनाया है। समझ रहे हैं? तो शासन करने की अंतिम शक्ति जनता में निहित की गई है। इससे एक समस्या का समाधान कर दिया गया है। भारत में प्रभुसत्ता किसके पास है? जनता में है। प्रभुसत्ता किसके पास है? जनता में है। स्पष्ट कर दिया कि हम भारत के लोग से, यानी प्रभुसत्ता के अधिवास की समस्या के विवाद को समाप्त कर दिया गया है। यानी जनता, शक्ति का स्रोत जनता है। और इसीलिए अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उपबंध है। शक्ति जनता में निहित है शासन करने की। यही जो है लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, इसके लिए निर्वाचन आयोग का भी व्यवस्था की गई है। तो चुनाव के माध्यम से जनता अपना शक्ति अपने प्रतिनिधियों को देता है। शक्ति के हस्तांतरण के लिए जो है चुनाव किए जाते हैं। तो हर बार चुनाव होता है। अब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनाव करता है और जिस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ज़्यादा होगा, लोकसभा विधानसभा में उसका बहुमत होगा, वही सरकार बनाएगा। तो शक्ति चुनाव के माध्यम से जनता अपना शक्ति, शासन करने की शक्ति किसको सौंपता है? अपने प्रतिनिधि को। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। उसके बाद शासन की ध्येय घोषणा। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान में भारत में शासन के प्रमुख अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का अंतिम उद्देश्य है स्वतंत्रता, समानता और न्याय, भ्रातृत्व सुनिश्चित करना। शासन का उद्देश्य यही है। तो प्रस्तावना शासन के ध्येयों की घोषणा करता है कि शासन का ध्येय क्या होगा, यहाँ जो सरकार बनता है उसका क्या ध्येय होगा, क्या उद्देश्य होगा, इसकी जो है घोषणा जो है करता है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भ्रातृत्व। चूंकि संविधान निर्माता जानता था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, इसलिए उनका मानना था कि जब तक इस देश में भूख के भय से, अज्ञानता से, शोषण से, दासता से लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी,
तब तक सच्ची स्वाधीनता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए शासन का ध्येय ही कर दिया गया था स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व। ऐसी बुनियाद पे शासन की जो है नींव जो है भारतीय संविधान का बुनियाद जो है रखा गया था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रस्तावना में है। यहाँ प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत के आंतरिक और बाह्य मामलों में भारत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी भारत के ऊपर किसी बाहरी देश का कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी भारत एक स्वतंत्र देश है। इसलिए अनुच्छेद 245 में संघ सरकार को पूरे भारत में कानून बनने का अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ जो विषय संघ समवर्ती राष्ट्र में शामिल नहीं है अनुच्छेद 248 के तहत, उस पर भी संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संविधान में उपबंध है। उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ है लोकतांत्रिक, चूंकि जैसा जानते हो कि प्रस्तावना के द्वारा भारत को एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। यहाँ लोकतांत्रिक देश का अर्थ है कि शासन का संचालन बहुमत के आधार पर होगा। शासन का जो निर्णय होगा उसका केंद्र बिंदु जनता होगा। सभी को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होगा। समाज में जो है समता की गारंटी होगी। समाज में कानून का शासन होगा। कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा। समझ रहे हैं लोकतंत्र का। और इसके लिए और सत्ता का हस्तांतरण जो है चुनाव के माध्यम से होगा। इसके लिए अनुच्छेद 324 329 में चुनाव संबंधी व्यापक उपबंध किए गए संविधान में। और अनुच्छेद 326 में राजनीतिक समानता के लिए सभी 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया है। वयस्क मताधिकार है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध किया गया है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उसके बाद लोकसभा के चुनाव फिर का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से 35 और 36 से 51 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र का उपबंध किया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गणराज्य। देखिए यहाँ गणराज्य का अर्थ है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसा कि ब्रिटेन के में है वहाँ सम्राट होता है, वो वंशानुगत है। लेकिन भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो है निर्वाचित होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होगा। और राष्ट्राध्यक्ष पद पे भारत के कोई भी नागरिक पहुंच सकता है, कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो देखते होंगे बहुत सारे लोग कैंडिडेट बन जाते हैं। आप भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, नॉमिनेशन जो है फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए अनुच्छेद 54 में व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किए जाएंगे। उसके बाद न्याय। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ है सभी प्रकार के समाज में असमानताओं की समाप्ति, विषमताओं की समाप्ति। जो सामाजिक विषमता है उसकी समाप्ति, छुआछूत का अंत, समाज में सभी की समानता, समाज में सभी के लिए समानता का अवसर, शोषण के, छुआछूती सब का अंत। तो इसके लिए अनुच्छेद 14 में विधि की समता दिया गया है। कानून के साथ हर जाति के लोग कानून के समान, कानून के नज़र में बराबर है, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हो। दूसरा है अनुच्छेद 14 छुआछूत का 17 छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, यानी विशेषाधिकार। विशेषाधिकार से क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। उसको टाइटल लगा दिया, कोई डिग्री दे दिया तो अपने आप को स्टेटस मेंटेन कर रहा है। मैं अभी देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी के जो नए जनरेशन है स्टेटस मेंटेन करने के लिए बहुत भूखा है। ये सब कुछ नहीं है, धरातल पे लोग आ जाते हैं। लंबा सफ़र हम भी किए हैं, इस क्षेत्र में सफ़र दिए, देश दुनिया को देख रहा हूँ, कुछ नहीं है, अज्ञानता का प्रतीक होता है सब। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार है, विचार विश्वास की स्वतंत्रता है। आर्थिक न्याय में जो है, आर्थिक न्याय का अर्थ है कि राज्य की संपत्ति पर जो है
का समान वितरण, समान वितरण, राष्ट्रीय संसाधनों का समान वितरण। अब इसके लिए अनुच्छेद 38(2) में आय असमानता को कम करने का राज्य को आदेश दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 39(ख) में संपत्ति के न्यायोचित वितरण करने के लिए राज्य को आदेशित किया गया है। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी नागरिकों को 2 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता में देश के सभी नागरिकों को विचार, विश्वास प्रकट करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। और साथ ही साथ राजनीतिक स्वतंत्रता में सभी नागरिकों को चुनाव में भाग लेने, मत देने का अधिकार शामिल है। और इसके अलावा शासन कार्यों में शामिल भाग लेने, सरकारी नियुक्तियों में जो है भाग लेने के लिए सभी के लिए खुला विकल्प रहेगा। तो इसके लिए अनुच्छेद 19 में देखेंगे वाक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 326 के वयस्क मताधिकार है। उसके बाद स्वतंत्रता, फिर जो है स्वतंत्रता 2 प्रकार के, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता में विचार, विश्वास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 19 में है। और राजनीतिक स्वतंत्रता में वयस्क मताधिकार, सबको मत देने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में सरकारी नौकरी में सबको शामिल होने का अधिकार है, अवसर की क्षमता है। अनुच्छेद 84, 173 में लोकसभा, विधानसभा के चुनाव आप भी लड़ सकते हैं, अर्थात अगर एज क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं 25 साल तो आप भी लड़ सकते हैं। 73वां 74वां संशोधन में आप शासन कार्यों में भाग लेने का आपको अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ये सब अधिकार जो है आपको दिया गया है। तो अब हम लोग देख रहे हैं आगे। अब देखिए पंथनिरपेक्षता। भारतीय संविधान भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है प्रस्तावना के द्वारा। और यहाँ पंथनिरपेक्षता का अर्थ है, पंथनिरपेक्षता का अर्थ है भारत का कोई पंथ नहीं होगा, भारत सभी पंथों के साथ समान व्यवहार करेगा। लेकिन हाल के वर्षों में इसमें चुनौती पैदा हुई है। इसके लिए अनुच्छेद 14 कानून के साथ समानता, यानी कोई भी धर्म के आदमी है, कानून की नज़र में सब बराबर है। दूसरा, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिशत क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशत अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 25, 28 धार्मिक स्वतंत्रता सभी नागरिकों को। अनुच्छेद 325 निर्वाचक नामावली में धर्म के आधार पर किसी को शामिल करने, हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। समता, यहाँ समता का अर्थ है व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए समान अवसर की प्रत्याभूति। अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता। भारतीय संविधान में कहा गया है कि अगर हम राज्य और शासन अगर नागरिकों को अधिकारों की स्वीकृति देता है, उसकी प्रतिष्ठा की गारंटी देता है, तो नागरिकों का राज्य के प्रति निष्ठा में वृद्धि होगी। तो आपकी अधिकारों का, राजनीतिक अधिकार हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता की प्रतिभूति आपको दी गई है और आपकी गरिमा की प्रतिष्ठा को संरक्षित किया गया है, तो निश्चित रूप से राज्य के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ेगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप जैसा कि जानते हो हम लोग, आपको विचार करने की, राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता दिया गया है। आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसकी प्रतिभूति दी गई है। जब उपासना की स्वतंत्रता है, तो जब इतना स्वतंत्रता आपको दिया गया है, तो निश्चित रूप से राज्य के प्रति आपका निष्ठा होगा। आप किसी के साथ, अब देखिए पति पत्नी के बीच विवाद हो जाता है। अब इसलिए विवाद होता है कि हमको स्वतंत्रता नहीं दे रहा है। आपको स्वतंत्रता दे दिया यानी सम्मान दे रहा है, करने की, बोलने की छूट है, चुनाव लड़ने की छूट है, सरकारी नौकरी प्राप्त करने की छूट है। तो इतना सम्मान आपको दिया गया है, तो क्या होगा, राज्य के प्रति निष्ठा जगेगा, सम्मान करेंगे शासन के, तो सम्मान करेंगे तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। स्पष्ट कहा गया है कि अगर नागरिकों की गरिमा, अधिकारों और प्रतिष्ठा की को अगर हम स्वीकृति देंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। अब प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो ये शासन प्रणाली को स्पष्ट करती है कि और शासन का स्वरूप क्या होगा, भारत में लोकतांत्रिक होगा। शासन के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, यानी शासन का लक्ष्य लोकहित साधनों का, यानी भारत में जो शासन होगा वो लोकहित साधना होगा, लोकहित के लिए उसको काम करना होगा।
प्रस्तावना सिद्धांत के संचालन में प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करता है। यह डायरेक्ट डिसीजन देता है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भातृत्व के लिए ही आपको काम करना है। बेरुवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट क्या कहा था कि प्रस्तावना सिद्धांत निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। उसके बाद राजनीतिक और नैतिक दृष्टि से प्रस्तावना सरकार के नैतिक बोध कराता है। क्या कराता है? नैतिक बोध। प्रस्तावना के अंतिम शब्द है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। यह दर्शाते हैं कि संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता सुरक्षित रखती है। प्रस्तावना में नागरिकों के प्रतिष्ठा, अधिकारों और गरिमा की स्वीकृति दी गई है। और केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। उसके बाद जो है प्रस्तावना की आलोचना क्या है? देखिए, प्रस्तावना का आलोचना क्या है कि समाजवाद और निरपेक्षता जो 42वें संविधान संशोधन जो जोड़ा गया है, इसको लेकर हमेशा विवाद रहता है, हमेशा विवाद रहता है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रस्तावना का शक्ति का स्रोत नहीं है। केशवानंद जो कि बेरुवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन केशवानंद ने संविधान का भाग तो माना है, लेकिन वह शक्ति का स्रोत नहीं हो सकता है, उस पर सीमाएं निर्धारित कर दी है। उसके बाद केशवानंद वाद में सुप्रीम कोर्ट कहा कि प्रस्तावना के आधार पर विधानमंडल के शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यानी अगर सरकार काम नहीं करती है न्याय, समानता, बंधुता की दिशा में, तो उस पर प्रस्तावना को आधार बना के हम उसके निर्णय को खंडित नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा क्या प्रस्तावना सिद्धांत का स्वतंत्रता आंदोलन का भारतीय स्वाधीनता का घोषणा पत्र है, यानी भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है? तो प्रस्तावना देखिए, भारत की जो स्वतंत्रता जिन बिंदुओं पर लड़ाया गया था उस सबको जो है प्रस्तावना में शामिल किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में शामिल जो है लक्षण भारतीय स्वाधीनता संग्राम का घोषणा पत्र है। जैसे संप्रभु भारत के लिए, यानी एक ऐसा भारत का निर्माण करना था, स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया था जिस पर कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं होगा, संप्रभु भारत के लिए। साथ ही एक ऐसा भारत होगा जो जनता द्वारा शक्ति का स्रोत जनता होगा, तो उसके लिए है। उसके बाद एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, यहाँ कोई वंशानुगत शासन नहीं होगा। व्यक्ति गरिमा, प्रतिष्ठा, अधिकारों की स्वीकृति होगी, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में सब नहीं था। सभी लोगों को समता और न्याय की प्राप्ति होगी, राष्ट्रीय एकता, अखंडता होगी, राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता सभी को प्राप्त होगा। तो इन्हीं मुद्दों पे राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना भारतीय स्वाधीनता का घोषणा पत्र है। इसको देखिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।